सो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहली जो वीडियो आपको प्राप्त हुई थी उसमें हमने प्रॉब्लम डिस्कशन किया था, जो हमने होमवर्क में आपको दिया था प्रॉब्लम नंबर 12 से लेकर 20 तक, और 1 से लेकर 11 तक इसके पहले वाले डिस्कशन वीडियो में आपको मिला होगा। अगली क्लास की जो आपकी होमवर्क है वह है प्रॉब्लम नंबर 21 से लेकर 27 तक। चूँकि थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो आपको हमने संख्या थोड़ी कम कर दी है, सिर्फ 7 क्वेश्चन आपको बनानी है अगले क्लास के लिए। टॉपिक सेम है, बुक भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और 21 से लेकर 27 तक आपको बनाकर रखनी है, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में आपको 21 से लेकर 27 तक के वीडियो जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम हटाते हैं इसको। तो लास्ट क्लास में हमने चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीखा था उसमें था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वेक्टर फॉर्म में, और लास्ट में सीखा था एक चार्ज्ड आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने बताया था कि वो जो चार्ज्ड आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका रिजल्ट बड़ा स्टैंडर्ड है, और उस रिजल्ट को इस्तेमाल करके हम कई और सवाल भी आराम से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे उससे, और आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग at its axial line, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये एक रिंग है ना, ये एक रिंग है, और इस रिंग के पूरे सरकमफेरेंस में चार्ज फैला हुआ है, और अगर हम चार्ज बोलें तो आप ये मान कर चलिएगा कि वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब तक कि हम नॉन यूनिफॉर्म की चर्चा ना करें। तो ये नहीं लिखा है नॉन यूनिफॉर्म, तो आप मानेंगे कि यूनिफॉर्म है। और एक्सिस इसका ये हो गया, ये जो इसका खुद का एक्सिस हो गया, और ये जो टिप देख रहे हो, ये जो टिप पर मान लिया जाए कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया जाए है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट अ डिस्टेंस समथिंग x। तो हम इस डायग्राम को एक फिगर में देखो तैयार करके देते हैं। ये आपकी रिंग हो गई है, दिस इज अ रिंग, और इसी पर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर इट्स circumference this is the charge। और इसी के एक्सियल लाइन ये हुआ, दिस इज द एक्सियल लाइन, और यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है ड्यू टू दिस रिंग। जो हमने आपको एक सिस्टम यहाँ दिखाया था, इसी का एक डायमेट्रिकल जो है सिचुएशन यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो हम इसके टोटल चार्ज मान लेते हैं Q, और इसका रेडियस जो है वो है R, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो हमने तरीका बताया था वो वही रहेगा। एक अपने मन से यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखकर इस रिंग की वजह से नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो आप जरा इमेजिन करो कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर मान लो 1 कूलम चार्ज रखा है, और इस पूरे रिंग में और इस पूरे रिंग में जो है वो चार्जेस भरे हुए हैं, और ये प्लस 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 जो देख रहे हो वो सपोज कर लो ये सभी पार्टिकल नेचर का चार्ज है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए पार्टिकल देयर। तो यहाँ जितने भी तुम देख रहे हो वो सभी मान लो कि पार्टिकल है।
चार्ज के रूप में, और वो जो पॉइंट है चौक वाली, वो 1 कूलम वहाँ पर अपने साथ वो चार्ज रखे हुए हैं, सपोज करो दैट। तो इस रिंग में जितने भी पार्टिकल चार्ज के रूप में है वो सब के सब उस 1 कूलम पर फोर्स लगाएगा। ये जो ऊपर में है ये जो पार्टिकल है उस 1 कूलम पर फोर्स, इसको हम हटाते हैं और इमेजिन कीजिए यहाँ 1 कूलम है, तो यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो इस 1 कूलम पर ऐसे फोर्स लगाएगा, नीचे जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, ये जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, और कुल मिलाकर के यहाँ इस तरह के फोर्स तैयार होंगे। और इस अगर मान लो यहाँ पर 1,00,000 पार्टिकल के रूप में चार्जेस हैं, तो इस पॉइंट पर 1,00,000 इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे ऐसे तैयार होंगे, और सबका रिजल्टेंट हमें निकाल कर देना पड़ेगा, तो हम इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कह पाएंगे। तो प्रैक्टिकली तो इंडिविजुअल के कारण तो निकालना मुश्किल है, तो हम इसी तरह की व्यवस्था के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो आइए हम इस बात को अप्लाई करते हैं। इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो हाफ रिंग ऊपर है और हाफ रिंग नीचे है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ 2 एलिमेंट ले सकते हैं। तो हम एक एलिमेंट ये ले लेते हैं और एक एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं। सिमेट्रिकल एलिमेंट लेना होता है, तो इसकी लंबाई हम अगर dl ले लें तो इसकी भी लंबाई dl ही हम लेंगे, और इसका चार्ज हम अगर dq इंडिकेट करें, छोटा सा चार्ज होगा तो इसका भी चार्ज वही होगा dq, और इस dq का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पूरे सरकमफेरेंस में लंबाई कितनी है, तो 2πr, तो 2πr लंबाई में चार्ज आपके हैं टोटल q, तो इकाई लंबाई में चार्ज हो जाएंगे q/2πr। तो dl लंबाई में चार्ज क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, q/2πr, और dl लंबाई में जो चार्ज होगा उसी को तो dq बोले हैं, सो दिस इज नथिंग बट इट इज dq। तो आपका dq तैयार है, कितना है, q/2πr इंटू dl, ये dq आपका तैयार है। इसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले जो ये 2 एलिमेंट कंसीडर किए हैं, ये दूरी एक्सिस से मान लिया जाए सेंटर से x दूरी पर है, तो हम इस 2 एलिमेंट की को पार्टिकल मानकर इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं इस 1 कूलम पर। तो ये पार्टिकल जो है dq चार्ज का वो इसको रिपेल करेगा समथिंग लाइक दिस, और 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और ये छोटा चार्ज फोर्स लगाएगा, छोटा फोर्स, दैट इज d। और सिमिलरली कुछ ऐसा ये भी करेगा और ये भी d ही होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, डायरेक्शन भले ऐसे ऐसे चलेगा लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। और इस दूरी को अगर हम r इंडिकेट करें तो जितना दूरी यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो जो मैग्नीट्यूड इसमें होगा वही इसमें भी होगा। और अब हम इसके रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक सिस्टम बना लेते हैं कंपोनेंट तोड़ने के लिए। ये मान लिया जाए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा थीटा यहाँ भी बन जाएंगे, और कंपोनेंट इसके 2 बनेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा DE cos थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा DE sin थीटा। इसी तरह से इसका भी एक कंपोनेंट इधर बनेगा DE cos थीटा और एक इधर बनेगा DE sin थीटा। 2 कंपोनेंट लेने से फायदा ये हुआ कि इसके जो 2 कंपोनेंट के एक मान इधर आए और एक इधर आए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से वो होगा 2DE cos थीटा। और अब हम इसका मान निकालते हैं। DE का मान पहले आप बताएं, 1/4πε0 DE का मान, ये जो है DQ DE का मान आप हमें बताएं, तो 1/4πε0 DE आपका ये हो गया,
जो इसके कारण इसे कूलम पर फोर्स है, तो दैट इज dq इंटू 1/r²। तो dq बाई r²। और cos थीटा क्या होगा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज x बाई r, दैट इज देयर। अब हम इस dq का मान जो निकाले हैं वो रख देते हैं 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2 पाई r, बस सिंपली रखना है अभी dl। ये हमने अभी dq की वैल्यू को यहाँ से यहाँ रख दिया है, ऊपर में है x और नीचे में है rq। और हम अगर इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर चाहते हैं तो इसको पकड़ के हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हम डी ई आर का इंटीग्रेशन ई आर बोल दें। सारे कांस्टेंट्स आप बाहर कीजिए। देखिए यहाँ अकेला डीएल छोड़कर जितने टर्म है वो सारे कांस्टेंट हैं। आर क्यू एक्स स्मॉल आर थीटा ये सारे कांस्टेंट फैक्टर हैं। सिर्फ डीएल एक वेरिएबल है, तो सारे कांस्टेंट को बाहर करो। 2 बाहर हो गया, कैपिटल क्यू बाहर हो गया, एक्स बाहर हो गया, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके बाद 2 पाई आर बाहर हो गया और स्मॉल आर क्यू भी बाहर हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर में रह गया अकेला डीएल। अब लिमिट ऐसा दो यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो वो पूरे रिंग की वजह से हो। तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से लेकर पाई आर। जैसा हमने बताया था कि अगर आप किसी सिस्टम में 2 एलिमेंट लोगे तो जो भी लिमिट रखोगे वो दोनों एलिमेंट को मिलेगा। तो आप अगर 0 से पाई आर लोगे तो 0 से पाई आर माने आधा सर्किल ये एलिमेंट को मिलेगा और आधा सर्किल इस एलिमेंट को मिलेगा और इस तरह से पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। चलिए इंटीग्रेट कीजिए। 2qx डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर को आप कह सकते हैं इट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पावर 3 है तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, जिसमें एक पाई आर होंगे एक -0 होंगे, तो 0 हटा दिया। तो देखो ये पाई आर और ये 2 पाई आर कट जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर x दूरी पर सेंटर से हमें प्राप्त हुआ है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो ये जो रिजल्ट है ये हम याद रखेंगे तो हम आगे चल के बहुत सवाल को इस रिंग के रेस्पेक्ट में जितने पूछे जाएंगे उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इसका कुछ एनालिसिस आपको सिखाते हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एनालिसिस करते हैं इसका। पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट जो इसका खुद का एक जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस रिंग में इंटायर सरकमफेरेंस में यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इसके टोटल चार्ज Q हो और सेंटर से x पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इस x दूरी पर EX कह सकते हैं। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा खुद का अगर रेडियस इसका r है तो यहाँ पर जो मान होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। इस तरह से इस रिजल्ट को हम याद रखें तो हमें सवाल बनाने में आसानी होगी। ये बातें आप समझ लीजिए।
तो चलो ठीक है, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके ये लिखा है। अब हम आपसे अगर पूछते हैं कि बताइए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देयर इज सेंटर, तो आप इसका जवाब बोल सकते हैं कि सेंटर पॉइंट के लिए जो ये x दूरी होगा उसको हम 0 कह सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन में x का मान 0 रख दीजिए तो आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पर निकल जाएगा। तो 0 रख दीजिए, 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 प्राप्त हो गया है। और आप यहां से बहुत बहुत दूर चले जाइए, लाइक इन्फिनिटी चले जाइए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी चले जाइए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितने प्राप्त होंगे? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्राप्त होंगे अगेन 0, क्योंकि आप बहुत बहुत दूर हो गए। देखिए यहां इन्फिनिटी रख के डायरेक्ट कैलकुलेट मत कर लेना, आप यहां पहले देखो कि x बहुत बड़ा है, तो पहले ये दोनों के जोड़ को एनालाइज कर लो। जब x बहुत बड़ा है तो ये जो रेडियस r है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। आप इसे नेगलेक्ट करो तो यहाँ नीचे हो जाएंगे x स्क्वायर पे पावर 3/2, तो नीचे बचेंगे x क्यूब और एक ऊपर वाले x से कट जाएंगे, तो नीचे फाइनली आ जाएंगे x स्क्वायर। और तब जाके आप इन्फिनिटी रखो तो समथिंग बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा आपको। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बीच में कुछ है और फिर जाके आगे 0 हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन दैट डिक्रीजेस एंड बिकम 0 एट इंफिनिटी। तो ये बातें हमें यहां से पता चल रही है, तो इस बात को हम लिख देते हैं। As we move away from center of ring along its axial line, the electric field मैग्नीट्यूड उसका जो है फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले उसका मान बढ़ेगा क्योंकि बीच में कुछ है और यहाँ 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 से कम नहीं होगा, ये समझिएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो फर्स्ट इंक्रीजेस और इंक्रीज करता जाएगा तो किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, तब ना उसके बाद उसका घटना शुरू होगा। तो टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, और तब उसका मान घटना शुरू होगा एंड देन डिक्रीजेस एंड फाइनली डिक्रीजेस टू 0 एट इंफिनिटी एंड डिक्रीजेस टू 0 एट इंफिनिटी। तो यहाँ से तो एक बात ये पता चला जो हम रिजल्ट तैयार किए हैं उससे। अब हम यहाँ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के मान मैक्सिमम होंगे, या ये एक पॉइंट होगा जहाँ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू होंगे। वो पॉइंट हम पता लगाना चाहते हैं। टू फाइंड x at which E is maximum, हम वो दूरी सेंटर से वो x दूरी निकालना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम है। कैसे निकालिएगा? दैट इज dE बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप इसको ऑपरेट कीजिए, डिफरेंशिएशन इसको करके x के रिस्पेक्ट में 0 पुट करके उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको प्राप्त होगा वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस
r/√2। याद कीजिए हमने इसी तरह का एक डिफरेंशिएशन किया था। जो प्रॉब्लम हमने बताई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक था, उसके आगे जो एक प्रॉब्लम बताया था, सेम डिफरेंशिएशन हमने वहाँ पर भी किया है। तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये x का मान इतना प्राप्त करेंगे, तो मतलब कह सकते हैं कि एट दिस वैल्यू E विल बी मैक्सिमम, एट दिस वैल्यू E विल बी मैक्सिमम। और आप इस E का मैक्सिमम मान भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो जहां जहां भी इस इक्वेशन में x रखा हुआ है उसकी जगह पर r/√2 रख दीजिए। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि प्लस माने सेंटर से राइट साइड और माइनस माने सेंटर से लेफ्ट साइड, दैट इज देयर। तो आप रख दीजिए यहाँ पे 1/4πε0 r, ऊपर में ये q है, q, और x की जगह r/√2, और डिनोमिनेटर में देखिए तो यहां हो जाएगा r²/2 और प्लस r², तो 3r²/2 है ना। और 3/2 है तो इसको हम एक बार इतना और एक बार इतना ही का रूट बोल सकते हैं। पावर 3/2 हो, याद रखिएगा। शायद आपको मालूम हो कि अगर m एक टर्म है और इसके पावर 3/2 है तो आप इसको लिख सकते हैं m√m, ऐसे। तो इसी तरह से हमने इसको भी लिखा है। पहले तो हमने r/2 यहाँ √2 रख करके इसको पहले जोड़ दिया तो 3r²/2 आया, है ना। तो एक बार हम बाहर कर लिए उतना ही को, और उतना ही को एक बार रूट में ले लिया है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आते हैं। तो देखिए ये जो √2 है, √2, ये √2 कट जाएंगे, ये r² रूट के बाहर r बन के निकलेगा और उस r से हम इसको काट दिए, ठीक है। और यहां से 2, ये 4 से कट जाएगा तो यहां पर 2 बचेगा और 2 × 6 हो जाएंगे। तो रूट के अंदर में 3 बचेंगे। और तो रिजल्ट हमें जो प्राप्त हुआ दैट इज 1/q/, दैट इज q/, ये कट गए 2 से, तो 3 दूनी 6, 6√3 आ जाएंगे यहाँ। और पाई ε0 into r²। This would be the maximum value of electric field at this position. ठीक है। तो ये बातें तो हो गई। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं इसी एक्सप्रेशन के लिए कि अगर x is very very larger than r, अगर ये जो x है, ये जो दूरी है एक्सिस के सेंटर से, रिंग के सेंटर से ये जो दूरी है, अगर ये x बहुत बहुत बड़ा हो इसके रेडियस के कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में x² + r² को अप्रोक्सीमेटली हम x² लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा कर सकते हैं तो देखिए क्या मान आए इसके प्राप्त होंगे, मतलब कि ये आपकी रिंग बहुत छोटी हो जाएगी, दैट विल बी ए वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका रेडियस बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा ये है, बहुत छोटा है, या ये दूरी बहुत बहुत बड़ा है, दैट इज वेरी लार्ज, दिस इज x। और इसके टोटल चार्ज हो गए q, और यहाँ पर आपके 1 कूलम के चार्ज हैं। तब इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू प्राप्त होंगी वो देखिए क्या होगा, 1/4πε0 नीचे में। अच्छा, यहाँ देखिए क्या होगा, तो x² + r² को अप्रोक्सीमेटली हम x² लिख सकते हैं, पावर 3/2 में 2 कट जाएंगे, बचेंगे 3, x पे पावर 3 में x ऊपर कट जाएंगे, नीचे बचेंगे x², ऊपर के q रहेंगे और नीचे में आ जाएंगे x के स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इस केस में अगर ये x बहुत दूर हो तो ये जो रिंग है वो एक पार्टिकल की तरह काम करेगा। तो इन दिस केस the charge ring will behave as a particle,
तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई सवाल में रिंग दे दिया है और उसका रेडियस कहता है 2 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो दूरी दे दिया 10 मीटर 5 मीटर, ऐसा कुछ दूरी बहुत अगर ज़्यादा हो इसके कंपैरिजन में, तो आप फिर ये फॉर्मूला में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस पार्टिकल को, रिंग को पार्टिकल मानकर दूरी के साथ आप कैलकुलेट करके मान को बता सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एनालिसिस। ये तो बातें हुई जब x बहुत बहुत बड़ा हो। अगर x बहुत बहुत छोटा हो तो क्या कहेंगे? मान लिया जाए कि ये जो पॉइंट है वो इस एक्सिस के रिंग के सेंटर से बहुत करीब है, दैट इज x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू r। तब इस केस में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर में अब x नेग्लेक्ट हो जाएगा और r बहुत बड़ा कहलाएगा। इसका जो सिचुएशन है कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रिंग का रेडियस बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट वुड बी रिंग लाइक दैट। और इसका जो दूरी होगा, इसको हम अगर ऐसे कहें, दिस इज अ रिंग ऑफ लार्जर रेडियस, और ये जो दूरी होगा ये बहुत छोटा होगा, दिस इज द पॉइंट, दिस इज x and this x is बहुत very very small in comparison to this radius. This is a charge part, charge ring. तब उस केस में जो ये x है वही नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर लिख सकते हैं। तब इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट होगा? इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछें तो क्या बताइएगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या बताइएगा? इस पॉइंट पर अगर ये x बहुत बहुत छोटा है तो देखिए यहाँ पर नीचे में x को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए तो ऊपर यहाँ बच जाएंगे r स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 कट जाएंगे, पावर r/3, पावर r पे पावर 3, तो वैल्यू हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाई r3। दिस इज देयर, ठीक है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, मतलब कि नियर बाई पॉइंट पर, रिंग के नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, लीनियरली वेरी करेगा। जैसे जैसे हम यहाँ से और आगे जाएंगे स्ट्रेट लाइन में वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। तो हम इस पॉइंट के लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को लेकर के बात कर सकते हो। अगर हम इसके एक प्लॉट करें ग्राफ, दोनों साइड अगर हम इसके प्लॉट दिखाते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x राइट फ्रॉम 0, तो क्या कह सकते हैं? सेंटर से हम जैसे जैसे पहले तो हम आ गए ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अलोंग द एक्सियल लाइन, तो पहले तो बहुत नज़दीक रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे बढ़ेगा आगे बहुत नज़दीक पॉइंट तक, और फिर उसके बाद इसके मान नॉन लीनियर हो जाएंगे। इस इक्वेशन में x बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर 3/2 के साथ वेरी करेंगे तो नॉन लीनियर हो जाएंगे, और बढ़ते हुए r/√2 पोजीशन पर वो मैक्सिमम प्राप्त होगा, उसके बाद उसका वैल्यू घटता जाएगा। r/√2 पोजीशन पर उसका वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होगा और उसका वैल्यू घटते हुए फिर इन्फिनिटी जाकर 0 हो जाएगा। सिमिलरली कुछ ऐसा ही ग्राफ इधर भी बनेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर नॉन लीनियरली बढ़ेगा और फिर उसके बाद उसका मान घटना शुरू होगा और ये प्लॉट ऐसा बनेगा r/√2 माइनस में इधर। तो इस तरह के प्लॉट बनेंगे। हम हाफ प्लॉट भी दिखा सकते हैं लाइक दैट, और इधर भी। तो याद रखिए कुछ दूर तक इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन और फिर उसके बाद उसके कर्व हो जाएंगे समथिंग लाइक दिस।
अब अगर हम आपसे पूछें कि यही हाल अगर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है फोर्स लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? तो उसका बस एकमात्र काम है चार्ज पे फोर्स लगाना। पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट में। ठीक है, तो अगर हम मान लिया जाए इसी में अगर हम बात करें, ये पॉइंट हमने क्या लिखा था, ई एफ, कि अगर x बहुत बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा, और अगर ये रिंग के चार्ज पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन बनेंगे, ऐसा बनेंगे। अब अगर हम इफ एन इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है इज प्लेस्ड एट P, ये आपकी रिंग हो गई, दिस इज द रिंग। ये बहुत बहुत बड़ा इसका रेडियस आपका है, और इस रेडियस के कंपैरिजन में जो एक्सिस पर जो हम बहुत कम दूरी पर रखेंगे सेंटर से, यहाँ पर P, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर बनेगा। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देते हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, तो ये रिंग जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन का अपोजिट में फोर्स लगाएगा। एंड दिस फोर्स यू कैन राइट, फोर्स का मान क्या होगा, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां का चार्ज और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स निकल जाते हैं, तो ये फोर्स हो जाएंगे। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस पॉइंट पर फोर्स के मान क्या होंगे, तो इस पॉइंट पर फोर्स के मान 0 होंगे। तो फोर्स के मान देखिए क्या होगा, तो फोर्स आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है बहुत कम दूरी पर, तो फोर्स के मान हो जाएंगे 1 बाई या क्यू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू एक्स। देखिए ध्यान से, सारे रिजल्ट मिला लीजिए, बस ऊपर में ई गुना हो जाएगा। आप यहां गौर से देखो तो जो ये अब इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा है, वो फोर्स किधर लगा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज द मीन पोजीशन। ये आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन माने इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और वो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो आप कह सकते हो इट इज इन SHM। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सिक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर इन दिस केस, इन सच केस, द इलेक्ट्रॉन will execute in simple harmonic motion। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन के लिए हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को रेफर करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को वो एक्सिक्यूट करेगा। मान लिया जाए अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ हम अगर प्रोटॉन रखते, तो प्रोटॉन में भी तो चार्ज प्लस ही होता, तो फोर्स तब इधर नहीं इधर लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। या यूं कह सकते हो कि ये जो रिंग पॉजिटिवली चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा। तब उस केस में फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी तो x से बन जाते, लेकिन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स नहीं लगने की वजह से वो फिर SHM में नहीं कहलाता। हाँ, प्रोटॉन यहाँ SHM में हो सकता है अगर ये रिंग जो है वो पॉजिटिव चार्ज ना होकर के ये अगर निगेटिवली चार्ज हो जाए ये रिंग, तब फिर इसको इधर की तरफ फोर्स लगाकर उसको एक्सिक्यूट करा सकता था SHM में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात किए हैं, तो उसमें फोर्स एक इधर लगा और वो SHM में एक्सिक्यूट किया। तो अब इसके टाइम पीरियड क्या होंगे, ये कैसे SHM में करेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर फोर्स इधर लगा, उसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर करके ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा और गति बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर एक अच्छी खासी गति होगी। उस गति के कारण वो इस
सेंटर के पॉइंट को पार करके इस पार आ जाएगा, और जैसे ही वो इस पार आएगा ये रिंग उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी गति आगे जाते हुए कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, परंतु फोर्स ये लग करके उसको इधर एक्सेलरेट करेगा, और फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी फिर वेलोसिटी 1 बनेगी, और इस वेलोसिटी के कारण वो इस लाइन को पार करके आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो ये रिंग अब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोशन के अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसकी गति घटती जाएगी और यहाँ जा करके ये रुक जाएगा, और इस मीन पोजीशन के अबाउट वो इस तरह से दोलन करेगा, ऑसिलेट करेगा, और इस ऑसिलेशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया। अगर कोई और दूसरी सिचुएशन में इस तरह की दोलन हो रही है, परंतु वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स नहीं आता है, तब वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, एसएचएम में नहीं कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए ये एक्स बहुत छोटा नहीं होता, एक अच्छा खासा दूरी पर होता, और हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देते, तभी देखोगे तो फोर्स इधर ही लगेगा, और तब भी देखोगे तो ये इस बड़े एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेट करेगा। लेकिन इस ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे, क्योंकि उस केस में ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रोसेस अलग से सिखाया भी है। पहले इसको आप एक्सेलरेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे? फोर्स में मास से भाग देना। यहाँ पर किसके मास से भाग दोगे? तो जो ऑसिलेट कर रहा है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मास से भाग देंगे। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाग दीजिए, क्या आएगा देखो, QE by 4 pi epsilon naught R cube into M, और ये फिर x हो गया। और हमने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर है तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। फॉर SHM के लिए है, और फिर हम यहाँ से ओमेगा प्राप्त कर लेते हैं। क्या होंगे? रूट अंडर QE डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू M, और इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई T। तो यहाँ से हम T कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 2 पाई रूट अंडर नीचे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू M ऊपर चले जाएंगे, और Q इंटू E बाहर नीचे आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चला तो यहाँ पहुँचना, फिर पीछे जा करके रुक करके फिर लौट करके ओरिजिन पर आकर वापस फिर यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा, दिस टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और हमने ये थ्योरी में बताया था, टाइम पीरियड की थ्योरी में जो वीडियो अलग से बनाया है, कि ये जो टाइम पीरियड है वो 4 बराबर भागों में बटे रहते हैं। यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से जो छोड़ दिए बहुत नज़दीक पॉइंट से, तो वो सेंटर आने में कितना वक्त लेगा? यू हैव टू फाइंड द टाइम फ्रॉम दिस पोजीशन टू द सेंटर पोजीशन। तो मतलब पूरे टाइम पीरियड का चौथाई हो गया। तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल जाएगा। तो इसी तरह से कहीं के कहीं का टाइम पीरियड आप इस तरह के सिचुएशन का कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्ज रिंग। तो आप देखिए, अकेला वो जो रिजल्ट निकाले हैं उससे हम कई चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं रखते हैं, आगे क्लास में हम इसको बढ़ाएंगे। याद रखिए, अगले क्लास की जो आपकी होमवर्क है वो है प्रॉब्लम नंबर 21 से लेकर के 27 तक, सिर्फ 7 क्वेश्चंस। अगली वीडियो आपको वो 7 सवाल के सॉल्यूशन की मिल जाएंगी। तो आप तैयार रहिएगा, अगले वीडियो आपको आने से पहले ये 7 क्वेश्चंस आप अपने एंड पर बना कर रखिएगा। हाँ, याद रखिए कि आप सबों के इस वीडियो प्रक्रिया में सॉल्यूशन भी आपके सी वर्मा के मिल जाएंगे जहाँ तहाँ, है ना, और इसके प्रिंटिंग क्या बोलते हैं, PDF भी मिल जाएंगे सॉल्यूशन के। तो अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देख देख के उसको समझ समझ के अगर सिंपली बना लेते हैं तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, समझ लीजिएगा। तब आपकी जो माइंड है वो वर्किंग स्टेट में नहीं आ पाएगी। आप एकदम ईमानदारी से थ्योरी पढ़िए, उसके चीज़ों को, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, और सवाल में अपनी दिमाग को अप्लाई करने का प्रयास कीजिए।
और उस दिमाग की सहायता से उसको बनाने का कोशिश कीजिए। चाहे गलत बने सही बने कोई मतलब नहीं है, अप्लाई आपके दिमाग की, एप्लीकेशन आपके दिमाग की होनी शुरू हो जाए। एक सवाल दो सवाल शुरुआत के बनाने में थोड़ी सी झिझक होती है, लेकिन जैसे बनना शुरू हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बातें मेरी आपको कई बार क्लास में बताई गई हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो आप इस तरह से बनाइएगा। सॉल्यूशन तब देखा जाता है जब हम हार मान गए, हमसे मेरी दिमाग काम नहीं कर रही है, कोई हमें बताने वाला नहीं है ना, तो फिर हम उस केस में अपना एकमात्र उपाय है कि भाई कहीं से सॉल्यूशन देख लिया जाए, समझ लिया जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया अवेलेबल है जो हम अपने दिमाग लगाकर बना सके, 90% क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग से बननी चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क याद रखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 21 से लेकर 27 तक। थैंक यू।